नमस्कार छात्रों, मैं मिस्टर आज आपको कक्षा 9 विषय इतिहास अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति का वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें आप फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, कैसे हुई, है ना, और इसके क्या कारण थे, इसके क्या परिणाम हुए, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। उससे पहले जरूरी सूचना, ये कक्षा आपको ज्ञानदीप इंटर कॉलेज मामलोगढ़ की ओर से आपके व्हाट्सएप नंबर पर प्रेषित की जा रही है। जब इस वीडियो को आप व्हाट्सएप पर ओपन करेंगे तो यूट्यूब पर जाकर चलेगा, जहाँ पर वीडियो को आपको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है। सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ने से पहले अभी वर्तमान में फ्रांस की स्थिति देख लेते हैं। फ्रांस देश अपना किस महाद्वीप में है ना, फ्रांस देश किस महाद्वीप में स्थित है। तो आप लिख लेंगे फ्रांस यूरोप महाद्वीप में स्थित है ना। कहाँ पर है? यूरोप महाद्वीप। जो हमने आपको यूरोप महाद्वीप पढ़ाए थे, आपको पहले जब भूगोल पढ़ा रहे थे उसमें मैंने महाद्वीप बताए थे आपको, है ना। तो ये यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। कौन? फ्रांस। ये आपको सामने ये फ्रांस देश बना हुआ है। ठीक है। यहाँ की वर्तमान की बात करें तो यहाँ की राजधानी, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। क्या है? फ्रांस की राजधानी है पेरिस। ठीक है। और यहाँ के राष्ट्रपति की बात की जाए तो यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति है मैक्रोन। कौन है? ये आप लोग याद रखेंगे। मुद्रा की बात की जाए तो यहाँ की मुद्रा है यूरो। ये चीज आप याद रखेंगे। मुद्रा मतलब यहाँ जो रुपए चलते हैं ना, जैसे अपने यहाँ जो रुपए चलते हैं उसका नाम क्या होता है? रुपए नाम है ना। अपने यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है? रुपए है। ऐसे यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो। ठीक है। फ्रांस हमारा जो देश है, इसकी लोकेशन यूरोप महाद्वीप में कुछ इस प्रकार है। ठीक है। इसके इस साइड अटलांटिक महासागर है। यहाँ पर क्या है? अटलांटिक महासागर। और यहाँ पर है उत्तरी सागर। ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है। और इन दोनों के जलों को जोड़ने वाला एक सकरा क्षेत्र, ये यहाँ से क्या है? यहाँ पर भी समुद्र है। तो उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाला ये क्षेत्र इंग्लिश चैनल कहलाता है। क्या कहलाता है? इंग्लिश चैनल, है ना। आपने पढ़ा होगा कई बार कि क्वेश्चन आता है कि पहली बार इंग्लिश चैनल को पार करने वाला व्यक्ति कौन था, है ना, तैरकर पार करने वाला। तो ये वही इंग्लिश चैनल है। यहाँ पर व्यक्ति इससे इस साइड, यहाँ पर कौन सा देश है? ब्रिटेन, है ना। ब्रिटेन है। ब्रिटेन यहाँ से व्यक्ति तैरकर भी पार कर जाते हैं समुद्र को। ठीक है। इसी को इंग्लिश चैनल बोला जाता है। फ्रांस की सीमा स्पेन से मिलती है, स्पेन देश है। इटली से मिलती है, स्विट्जरलैंड से मिलती है, जर्मनी, बेल्जियम, इन देशों से फ्रांस की सीमा मिलती है। अब आइए पढ़ते हैं फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। ठीक है। ये अभी वर्तमान की चीजें हैं फ्रांस में। ठीक है। अब चलते हैं फ्रांसीसी क्रांति 1789। आप याद रख लेंगे कब हुई फ्रांसीसी क्रांति? 1789, 14 जुलाई 1789। ये डेट आप याद रखेंगे। ठीक है। अब मैं इसको रीच कर रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड के लिए। आइए बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति। क्रांति क्या होती है? जब आप किसी बात को मनवाने के लिए आप कोई विद्रोह कर देते हैं ना, जैसे कि अपने यहाँ भी क्रांति हुई है ना, 1857 की क्रांति, 1857, है ना, जिसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। आपने कक्षा 8 में पढ़ा था, है ना। तो ये भी 1857 की क्रांति थी। यहाँ पर क्या था? अपने यहाँ के लोगों ने अंग्रेजों से बात मनवाने के लिए जो विद्रोह किए थे ना, जो क्रांति की थी, है ना, उसको क्या कहा जाता था? 1857 क्रांति। ऐसे ही फ्रांस में भी क्रांति हुई। कब हुई? 1789 में। ठीक है। आइए इस टाइम पर यहाँ पर राजा कौन थे वो बताते हैं हम आपको। यहाँ पर जो वंश चल रहा था, जैसे अपने यहाँ वंश चले थे, है ना, राजाओं के, गुलाम वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, है ना, मौर्य वंश और मुगल वंश, है ना, ये वंश चले थे। ऐसे ही यहाँ पर भी एक वंश चल रहा था, बूर्बो वंश। क्या चल रहा था? बूर्बो वंश या बर्बन वंश कहा जाता है इसको बर्बन वंश भी कहते हैं। यहाँ पर बर्बन वंश चल रहा था। ठीक है। और बर्बन वंश के यहाँ पर जब क्रांति हुई, राजा थे लुई 16। क्या नाम था? लुई 16। ठीक है। यहाँ पर राजाओं के नाम इसी क्रम में रखे जाते थे। जो बर्बन वंश के राजा थे उनको इसी नाम से रखा है। लुई फर्स्ट, लुई सेकंड, लुई थर्ड, है ना, लुई फोर्थ, लुई 10, लुई 12, लुई 14 और लुई 16। तो यहाँ पर कौन अभी शासक थे? लुई 16। ठीक है। ये शासक कब बने? यहाँ के 1774 में। कब बने? 1774 में यहाँ पर शासक बनते हैं। कौन? लुई 16। याद रखेंगे आप डेट। ये कब बने यहाँ पर राजा? 1774 में। जब ये राजा बने तब इनकी उम्र 20 वर्ष थी। कितनी थी? 20 वर्ष। ठीक है। और इनका विवाह मैरी एंटोनेट के साथ हुआ था। क्या नाम था इनकी पत्नी का नाम? मैरी
एंटोनीत। ये बात आप याद रखेंगे। इनकी पत्नी क्या नाम था? लुई सोलमे की मैरी एंटोनीत। ये ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी थी। कहाँ की थी? ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी। ऑस्ट्रेलिया एक देश है, क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी। ऑस्ट्रेलिया एक देश है, एक देश ऑस्ट्रेलिया है और एक देश ऑस्ट्रेलिया है। आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। ऑस्ट्रेलिया देश अलग है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया देश अलग है, ठीक है। इसके बाद जब ये राजा बने वहां पर, तो वहां की स्थिति जब ये सन 1774 में जब ये फ्रांस के राजा बने, कौन? लुई सोलमा, तो वहां की स्थिति अच्छी नहीं थी। जब ये राजा बने, राजकोष खाली था, मतलब पैसा ही नहीं था इनके पास। इनकी जो सरकार थी उसके पास पैसा ही नहीं था, ठीक है। और जिस मकान में रहते थे उसको बरसाए के नाम से जाना जाता है। क्या नाम जाना जाता था? जिस महल में ये रहते थे, बरसाए, है ना। आपसे पूछा जाएगा बरसाए क्या है, तो जो राजा के रहने का जो महल था उसका नाम था क्या? बरसाए था, ठीक है। इसके बाद पैसे इनके पास तो थे नहीं, लेकिन ये अपनी शान और शौकात में, है ना, जैसे लोगों को बड़ा दिखाएं कैसे कि हम राजा है ना, तो फिजूल खर्ची करते थे। फिजूल खर्ची के लिए धन कहाँ से आएगा? जनता से आएगा, है ना। तरह तरह के टैक्स लगाते थे, उनसे वसूली करते थे, जबरन वसूली। खाद्य सामग्रियों, खाने वाली चीज़ें, है ना, जहाँ पर उसको पाव रोटी बोला जाता था, वहाँ पे जो आप लोग खाना खाते हैं ना, ऐसे वहाँ पर भी खाना खाए थे, वहाँ को पाव रोटी बोला जाता, जो खाना खाया जाता था। तो उसकी कीमतों में 10 गुनी 12 गुनी कीमत उनकी बढ़ा देते थे पैसे के लिए, है ना। तो ये सब इनके फिजूल खर्चे थे, इसके लुई सोलमा के। लेकिन राजा होने के बावजूद भी इनका राजकोष खाली, ऐसा क्यों? है ना, कुछ तो कारण रहा होगा। जब 74 में ये राजा बने, इनका राजकोष खाली था, तो क्या इससे पहले के शासक ने क्या किया था? आइए पढ़ते हैं। इससे पहले शासक एक लुई सोलमा है, तो इससे पहले के शासक कौन होंगे? लुई 15वां, ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का, इसी क्रम से चलेगा, है ना। लुई सोलमा शासक थे, इससे पहले कौन होंगे? लुई 15वां। लुई 15वां ने पूरा राजकोष खाली कर दिया था। किसने कर दिया था? अमेरिका को स्वतंत्रता दिलाने में, अमेरिका को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए। अमेरिका पर उस टाइम ब्रिटेन का कब्जा था, है ना, ब्रिटेन जिसने अपने यहाँ कब्जा किया, है ना, अपने यहाँ शासन किया। ऐसे ही ब्रिटेन पहले अमेरिका पर कब्जा किए हुए था, है ना, वहाँ पर शासन कर रहा था। तो ब्रिटेन को अमेरिका को आज़ादी दिलाने के लिए लुई 15वां ने सैनिक सहायता दी और धन भेजा। ये इनके यहाँ भले ही कुछ नहीं था, है ना, लुई 15वां, लेकिन उन्होंने कर्ज भी लिया, कर्ज लेकर भी उसको अमेरिका को दिया। कई देशों से उन्होंने पैसे उधार लिए। किसने? लुई 15वें ने, और अमेरिका की मदद की इससे, है ना। इनके पास तो धन था नहीं, कम से कम उन्होंने 2 अरब लिब्रे का कर्ज ले लिया। 2 अरब लिब्रे का कर्ज ले लिया था। याद रखिए, लिब्रे यहाँ की मुद्रा थी इस टाइम पे, ठीक है। लिब्रे क्या थी? यहाँ की मुद्रा थी, और जिसको लिब्रे मुद्रा को 1794 में बंद कर दिया गया था। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी इस क्रांति कब हुई थी? 1789 में, लेकिन 17 क्रांति के बाद 1794 में इस लिब्रे मुद्रा को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। तो इन पर करीब 2 अरब लिब्रे का कर्ज हो गया था। किस पर? फ्रांस की सरकार पर। सरकार मतलब राजा पर। राजाशाही वंश था यहाँ पर राजा का पुत्र लड़का वो राजा बन जाता था, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब इनका कर्ज इतना बढ़ गया, तो इनको लुई 15वां को राजाशाही से इस्तीफा देना पड़ा, है ना, उनको हटा दिया गया। उनकी जगह पर लुई 16वें को वहाँ का राजा बनाया गया, ठीक है। अब मैं इसको रेस कर रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड के लिए। इसके बाद लुई 16वां जो राजा था, इसको जनता से कोई दिलचस्पी नहीं थी। जनता मर रही है, मरने दो, है ना, जो हो रहा है राज्य में होने दो, इससे उसे कोई मतलब नहीं था। उससे अपने सिर्फ शान शौकत और बिलासता जीवन से मतलब था, है ना, जिसके कारण जनता इससे असंतुष्ट थी। आइए अब आपको बताते हैं कि उस समय फ्रांस को जो समाज था, है ना, जो वहाँ का राज्य था, वो 3 वर्गों में विभाजित था। जैसे अपने यहाँ होते हैं अमीर वर्ग, मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग, है ना, 3 कैटेगरी होती हैं, है ना। जैसे मान के चलिए अमीर वर्ग में जो अधिक पैसे वाले होते हैं ना, मध्यम वर्ग में जो मीडियम, और निम्न वर्ग में जो कमज़ोर लोग होते हैं ना, कम आय होती है, गरीब होते हैं। ऐसे यहाँ पर भी
समाज था 3 वर्गों में विभाजित था, जिसको स्टेट्स कहते थे। क्या कहते थे? स्टेट्स। समाज 3 स्टेट्स में विभाजित था। कितने में? 3 स्टेट। प्रथम स्टेट, ये आप लिखते जाएंगे, ठीक है। द्वितीय स्टेट्स और तृतीय स्टेट्स, ठीक है। प्रथम स्टेट में कौन आते थे? पादरी वर्ग के लोग, पादरी वर्ग, ठीक है। द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग। अभी हम आपको बताएंगे पादरी वर्ग क्या होता है, कुलीन वर्ग क्या होता है, ठीक है। कुलीन वर्ग, ठीक है। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग, दूसरे में कुलीन वर्ग, ठीक है। तीसरे वर्ग में कौन आते थे? व्यापारी, कर्मचारी, किसान, मजदूर, है ना, आदि। ये सब कैसे आते हैं? ये आपके तृतीय स्टेट में आते थे। तो यहाँ पर जो प्रथम स्टेट था, ये सबसे शक्तिशाली स्टेट था। इसके बाद बहुत सारा पैसा था। राजा के पास भी इतना पैसा नहीं होता था जितना इन लोगों के पास होता था, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आते थे कुलीन वर्ग, जिनके पास पैसा होता था, ठीक है। तीसरे नंबर पर आते हैं तृतीय स्टेट के लोग, है ना। इसके बाद इनके पास ये गरीब लोग होते थे, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं प्रथम स्टेट के बारे में, पादरी वर्ग के बारे में। क्या होता है पादरी वर्ग, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। प्रथम स्टेट पादरी वर्ग, ठीक है। पादरी क्या होते थे? जो चर्च से संबंधित थे। किससे? चर्च से। जैसे अपने यहाँ मंदिर होता है ना, मंदिर मस्जिद, ऐसे ही यहाँ पर चर्च धार्मिक स्थल होता था। यहाँ पर लिख देंगे धार्मिक स्थल, ये क्या था? चर्च। तो ये उसी से संबंधित थे पादरी वर्ग के लोग, ठीक है। राजा ने इनको अधिकार दिए थे कि आप तृतीय स्टेट से कर्ज वसूली कर सकते हैं, ठीक है। तो कर्ज वसूलने की जिम्मेदारी किसके पास थी? पादरी वर्ग के पास थी, है ना। कर, टैक्स, कर्ज, ये सब वसूलने की जिम्मेदारी किसके पास थी? पादरी वर्ग के पास। इन्हें स्वयं टैक्स नहीं देना पड़ता था, स्वयं कर नहीं देना पड़ता था, और ये जनता से कर वसूलते थे, ठीक है। इनके मन में आए चाहे जितना कर वसूलें, चाहे जितना कुछ करें, राजा को इसकी खबर ही नहीं रहती थी। उसको उस मतलब ही नहीं था उससे, उसे तो सिर्फ कर मिल जाए बस, है ना। तुमने वसूला, तुमने कितना रख लिया अपने पास, इससे कोई मतलब नहीं, उसे मिलना चाहिए बस कुछ, ठीक है। तो उस टाइम पे पादरी वर्ग भी 2 भागों में विभक्त था। पादरी वर्ग कितने भागों में विभक्त था? 2 भागों में। नंबर 1 उच्च पादरी वर्ग, उच्च पादरी वर्ग, ठीक है। और नंबर दूसरा निम्न पादरी वर्ग, निम्न पादरी वर्ग। पादरी वर्ग 2 भागों में विभक्त था। ये इनके पास अपार धन था। उच्च पादरी वर्ग के पास कैसा था? अपार धन, मतलब बहुत ज्यादा धन था, ठीक है। और ये क्या करते थे? अपने शान और शौकत के लिए विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, ठीक है। कुछ कार था नहीं इनके पास, सिर्फ क्या करते थे? धन वसूली करते थे लोगों से, और अपना जीवन शान और शौकत से जीत रहे थे, और विलासितापूर्ण जीवन था इनका, ठीक है। धार्मिक कार्यों में थे ये चर्च से संबंधित, है ना। इनका मतलब धार्मिक कार्यों में रुचि होना चाहिए था इनका, नहीं, इनका धार्मिक कार्यों में कोई रुचि नहीं थी। धार्मिक कार्यों में, अब लिखते जाएंगे, धार्मिक कार्यों में इनकी कोई रुचि नहीं थी, ठीक है। ये लोगों से टाइथ नामक कर वसूलते थे। ये क्या था? एक टैक्स था, जो जिसको धार्मिक कर था। ये कैसा था? ये धार्मिक कर वसूलते थे, व्यक्तियों से टैक्स लेते थे, जिसका नाम था टाइथ, ठीक है। ये सभी प्रकार के करों से मुक्त थे, सभी प्रकार के करों, सभी प्रकार के करों से मुक्त। इन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, ठीक है। इस कारण इनका जीवन भ्रष्ट, अनैतिक और विलासितापूर्ण था, है ना। ये भ्रष्ट थे, अनैतिक थे और विलासितापूर्ण इनका जीवन था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं निम्न पादरी वर्ग के बारे में। निम्न पादरी वर्ग के लोग धार्मिक कार्यों में रुचि रखते थे, धार्मिक कार्यों में रुचि रखते थे, और ये गरीब किसानों से सहानुभूति रखते थे, है ना। जो गरीब लोग होते थे उनके प्रति सहानुभूति, है ना, उनसे थोड़ा अच्छा व्यवहार करते थे, ठीक है। निम्न पादरी वर्ग के लोग, ठीक है। इन्होंने क्रांति के समय, जब ये क्रांति हुई 1789 में, तो निम्न पादरी वर्ग के लोगों ने ही उन लोगों की मदद की थी, क्रांतिकारियों की, है ना। यहाँ लिख लेंगे, क्रांति के समय
क्रांतिकारियों की मदद भी की थी इन्होंने, क्रांतिकारियों की मदद भी की थी, मदद भी की। जब क्रांति हुई 1789 में तो उन्होंने उनकी मदद भी की थी, ठीक है। टैक्स इनको भी नहीं देना पड़ता था, ठीक है। आइए पढ़ते हैं द्वितीय स्टेट्स के बारे में, है ना। ये प्रथम स्टेट था, अब द्वितीय स्टेट कुलीन वर्ग के बारे में पढ़ते हैं। द्वितीय स्टेट्स कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग के लोग सरकारी नौकरी में बड़े बड़े पदों पर, सेना में उच्च पदों पर, सेना में उच्च पदों पर, है ना, ऊंचे जो पद होते हैं इनकी नियुक्ति होती थी, नियुक्ति, ठीक। दूसरी बात, इनकी न्यायालय, है ना, जहां पर अदालतें वगैरह होती हैं वहां पर इनकी नियुक्ति होती थी, ठीक है। न्यायालय में नियुक्ति होती थी। ये भी सभी प्रकार के टैक्सों से मुक्त थे, इन पर भी कोई टैक्स नहीं लगता था कुलीन वर्ग पर। ये इनके पास भी अधिकार था लोगों से टैक्स वसूलने का। ये विभिन्न प्रकार के टैक्स तृतीय स्टेट्स के लोगों पर रखते थे, है ना, जो किसान वर्ग थे, मजदूर वर्ग थे, उनके ऊपर ये कर रखते थे और कर को वसूलते थे, ठीक है। आइए पढ़ते हैं तृतीय स्टेट्स के बारे में। तृतीय स्टेट में जनसाधारण के लोग थे, किसान थे, मजदूर थे, है ना, नौकरी वाले लोग थे, व्यापारी थे। इनकी स्थिति दयनीय थी क्योंकि सारे टैक्स इन्हीं के ऊपर आरोपित होते थे, है ना। चाहे कोई टैक्स हो, चाहे वो टाइद हो, धार्मिक कर हो, है ना, वस्तु कर हो, कुछ भी हो, सब इन्हीं के ऊपर टैक्स वसूले जाते थे, इन्हीं से। इनकी स्थिति दयनीय थी। आप लोग लिखते जाएंगे मैं जैसा बोल रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद जब क्रांति होती है 1789 की, तब तृतीय स्टेट के लोग ही इस क्रांति में शामिल होते हैं। क्यों? क्योंकि यही वर्ग तो शोषित था, इसी लोगों को अधिकार प्राप्त नहीं थे कुछ भी, है ना। इनके पास इतनी कीमतों में इनके जो खाद्य सामग्री थी, खाने वाली चीज़ें थी, इन कीमतों में इतनी उछाल हो कर दी गई थी कि जो इनको खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा था। इस कारण इन्होंने राजा के प्रति बगावत की थी, ठीक है। आज के लिए आपके लिए इतना ही। आगे आपको क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, है ना, क्या हुआ, इसके बाद इसके बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। मैं जैसा बोल रहा हूँ ऐसे आप नोट्स बना लेंगे और नोट्स बनाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर प्रेषित करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।